बिहार लेनिन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जगदेव प्रसाद कुशवाहा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिहार लेनिन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबू जगदेव अमर रहे। अमर आज आप लोग यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाबू जगदेव प्रसाद जी की जयंती पे इकट्ठे हुए हैं, क्या वजह है, क्यों इकट्ठे हुए हैं? वजह साफ है, जैसा कि आप अगर इनके बारे में अध्ययन किए होंगे तो शुरुआत के दिनों में जब एक तरीके से पूरा एक ब्राह्मणवादी वर्चस्व कायम था पूरे देश में और बिहार में खास करके, जबकि दलित पिछड़े लोगों को राजनीति करना ही अपराध था, उस समय इन्होंने राजनीति किया और राजनीति इस तरीके से किया कि इनका एक सबसे बेहतर नारा जो हमको लगता है कि अगली इस बार के भादों में और गोरी उंगली जो है कादों में। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब धान की रोपाई होगा तो जो अमीर लोग हैं, खास करके सवर्ण जातियां हैं, उनकी घर की महिलाएं जाके रोपनी करेंगी। इनका ऐसा मांग था कि सब लोग जो है काम करें और तब सब लोग बराबरी का हक लें। जैसा कि आप जानते हैं कि मजदूर वर्ग जो होता है वो मैक्सिमम SC ST और OBC से होता है। बाकी जो लोग हैं वो तंत्र स्थापित करके और इन्हीं के श्रम के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अपने कब्जे में ले रखे हैं। इसके बाद इनका नारा है कि 100 में 90 शोषित है, मतलब बाकी लोग जो बात करते हैं सिर्फ 52% का OBC का, या कोई करता है 27% या कोई 7.5% का, लेकिन इन्होंने सबको इकट्ठा करके बोला कि 90 लोग जो है एक साथ हो जाए, 10 ही उनको शोषण कर रहा है और वो अपने दुश्मन कौन वो 10 लोग का शोषण कर रहे हैं? कौन 10? बात सही है, वो कौन 10 लोग की शोषण कर रहा है? जो आपको बोलने का अधिकार देने से रोक रहा है, मतलब जो अधिकार संविधान से मिला है, जब आप बोलते हैं तो आप पर अगर अत्याचार कर रहा है, वही उस 10 लोगों में शामिल है। वे 10 लोग हैं कि जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपको नॉट फाउंड सुटेबल लगा करके बाहर कर देता है। ये वही 10 लोगों में से आते हैं, तो इसलिए वो मित्र नहीं हो सकते हैं। जो आपको यूनिवर्सिटी में रहने नहीं देना चाहता है वो मित्र नहीं हो सकते हैं। और मित्र और शत्रु के बीच में स्पष्ट लकीर इन्होंने खींचा और बोला कि 90 लोगों को एक साथ होने की ज़रूरत है। अभी आप बिहार में देखिएगा, अलग अलग जाति जो है अपना अपना नेता खड़ा कर रहा है, लेकिन इन्होंने कहा कि 90 लोगों को एक साथ होने की ज़रूरत है। अभी वहाँ पर यादव और जो कोयरी जाति है, कुशवाहा मौर्य लिखते हैं, आपस में कंपटीशन कर रहा है। लेकिन शायद ये पता होना चाहिए कि जब बाबूजी को मारा गया, और जब मारा गया तो कांग्रेस की सरकार थी। आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, उनको बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि जो व्यक्ति एक राज्य का उप मुख्यमंत्री रह चुका है, उसको दिन दहाड़े सड़क पे पुलिस की गोलियों से मारा जा रहा है, इसका जवाबदेह कौन है? अभी जो हम बता रहे थे जाति के बारे में कि जो यादव और कोयरी आपस में संघर्ष कर रहा है एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, जब बाबूजी पर गोली चला तो जो मंत्री ने रिजाइन दिया वो यादव समाज से थे। तो ये लोग भूल चुके हैं कि दोनों को एक साथ होने की ज़रूरत है। दोनों में जो ब्राह्मण वर्ग है वो फूट डालने की कोशिश कर रहा है। तो आप जो कह रहे हैं कि यादव ने इस्तीफा दिया, लेकिन फिर भी उनके बावजूद आज तक बिहार में कोई भी उनके समाज का मुख्यमंत्री नहीं बना, और उनके जाने के बाद से बिहार में कोई सवर्ण मुख्यमंत्री भी नहीं बना, फिर भी वो बिहार में स्थिति ऐसी दयनीय स्थिति क्यों बनी हुई है? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने किसी एक जाति विशेष को आगे बढ़ाने की बात नहीं किया। इन्होंने उन सभी वर्ग को आगे बढ़ाने की बात किया जो मेहनत करके और अपनी मेहनत के बल पे कायम रहते हैं, और उसमें सभी OBC और SC ST जातियां जो है लगभग आती हैं। अभी क्या है, बिहार में या यूपी में कुछ जाति ही चाहता है कि उसके जाति का मुख्यमंत्री बने, उसके जाति का मंत्री बने, और यही यह दुर्भाग्य है। और ख़ास करके एक है कि जो लोग इनको अपनी जाति से मानते हैं, वे लोग भी अलग अलग पार्टियों के एक तरीके से बैसाखी पे चल रहे हैं। उनको ये भरोसा ही नहीं हो पा रहा है कि वो खुद जो है इसके मालिक बन सकते हैं। तो अभी भी जिस गाड़ी के वो ड्राइवर बन सकते हैं उसका कंडक्टर बनने के लिए तैयार हैं और कह रहे हैं कि हमको हिस्सा चाहिए। बाबू जगदेव प्रसाद के राजनीतिक परिवेश के बारे में, जो उन्होंने राजनीतिक लड़ाई लड़ी पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, उस राजनीतिक परिवेश को आज के समय में आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उस जो राजनीतिक माहौल ये तैयार किए थे वैसा राजनीतिक माहौल अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी सब लोग पर्सनल इंटरेस्ट में ज़्यादा मतलब ध्यान दे रहा है, समाज के इंटरेस्ट में नहीं दे रहा है। और समाज से मेरा कहने का मतलब जाति से नहीं है, समाज से मेरा कहने का मतलब उन सभी लोगों से है जो मेहनत करके अपने जीवन चलाते हैं। जो लूट के अपना जीवन चलाते हैं उससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है। तो अभी के परिवेश में जैसे कि यहाँ पर हम सभी लोग इकट्ठा हुए, इनको याद किए, लेकिन मेरा ये एक मानना है और सबसे रिक्वेस्ट भी है कि सिर्फ जन्मदिन मनाने से इनका विचारधारा पूरा नहीं हो सकता है।
क्योंकि अगर इनका उस समय जब ये पढ़ाई कर रहे थे या बाकी चीज़ें देख रहे थे तो हम लोग इनसे सीखेंगे अगर, तो ये देख सकते हैं कि उस समय ये क्या कर रहे थे। इन्होंने अलग अलग न्यूज़ चैनल्स को एडिट किया, उसके बाद इन्होंने अपना संगठन खुद स्थापित किया और समाज को जागरूक करने का कार्य किया। आज इस यूनिवर्सिटी में जिन लोगों का एडमिशन खास करके PhD में हो जाता है वो भूल जाते हैं कि उनकी भूमिका क्या है, और यहाँ पर भी कैंपस में सिर्फ और जन्मदिन, मरण दिन और फोटो खिंचवाने तक सीमित हो गया है, जो कि काफ़ी दुखदायी है। इसको आगे बढ़ाते हुए अभी आप देखिए OBC रिजर्वेशन लागू है कि नहीं देश में? OBC रिजर्वेशन 27% सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि लागू है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है PG जो है पोस्ट ग्रेजुएट का जो हॉस्टल है उसमें लागू नहीं है। यहाँ कहीं मौर्य जी राजपूत बन के घूम रहे हैं, कहीं जो है यादव जी राजपूत बन के घूम रहे हैं, और OBC हॉस्टल लागू नहीं हो रहा है, उस पर उनका एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो ये उनको जवाब देना होगा जो लोग यहाँ कैंपस का नेता बनना चाह रहे हैं। आप बाबू ज्योति प्रसाद जी सिद्धांतों में चलते हैं? देखिए, हम जितना समझते हैं उतना सिद्धांतों पे चलते हैं, जितना आगे पढ़ेंगे समझेंगे उतना सिद्धांतों पे चलने की कोशिश करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे हम अपने साथियों संदेश को? यही देना चाहेंगे कि जाति का नेता बना के छोड़ के, जो जाति का नेता लोग बना रहा है, उस जाति का नेता बनाना छोड़ दे और समाज का नेता बनाए। 90% जो बोल रहा था, मतलब जो अभी लोग बोल रहा है यहाँ 90%, तो कोई भी नेता हो 90 लोगों के लिए नेता हो, वही नहीं कि 27% का नेता हो, कोई 52% का नेता हो, कोई अहिर का नेता हो, कोई कोयरी का नेता हो। इससे काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब वो सबका नेता होगा। लेकिन आज के टाइम वोट तो जाति पे ही पड़ता है। हाँ बिल्कुल, आप सही बात बोल रहे हैं ना। इसी की देन है कि जाति पे जो पड़ रहा है कि आज 10% जनेऊ आरक्षण लागू हुआ है। जनेऊ आरक्षण वोट के लिए ही लागू हुआ है और उसको अब जल्दी कोई ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि ख़त्म करेगा उसका वोट खिसक जाएगा। इसीलिए वोट की राजनीति से यही जो है सीखने को मिल रहा है कि जब जब वोट की राजनीति कीजिएगा, सिर्फ वोट की राजनीति कीजिएगा। अभी आप EWS आरक्षण को देखिए, तो EWS आरक्षण का जो आधार बनाया गया है कहीं किसी जनगणना का आधार नहीं है। कैसे पता चला कि 10% लोग EWS लायक है? कौन तय किया EWS? ये मोदी जी और अमित शाह के घर से आता है रिसोर्सेज। ये सब रिसोर्सेज हम सब लोगों का है और उसमें 10 लोगों को उन्होंने चुन के दे दिया, इसलिए कि खुश करने के लिए। तो इसलिए जब तक जाति का नेता बनेगा समाज का नुकसान होगा। उनका तो कहना है कि जब सबको आरक्षण मिल सकता है तो हमें भी आरक्षण मिल सकता है। बिल्कुल बात सही है, सबको आरक्षण नहीं मिला है, ये बात समझिए आप। आरक्षण का वो तो यही कहते हैं ना कि सबको दलित पिछड़ों को आरक्षण से आज हमारा जो शोषण करते हैं। नहीं, बात सही है कि वो कह रहे हैं कि सबको आरक्षण मिला है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, आज के डेट में आप बताइए कि आपके घर अगर शादी होता है तो शादी करवाने कौन आता है? पंडित आता है ना। वो आरक्षण नहीं लिया है, वो 100% आरक्षण लेके जी रहा है। मंदिर में पूजा करवाना होता है तो कौन पूजा करवाता है? पंडित करवाता है। तो 100% आरक्षण कौन लिया है? इसलिए जो लोग 100% आरक्षण लिए हैं वो 52% से उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो हम ही कहना चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा लेते हैं? केंद्र सरकार क्यों भाग रही है जातीय जनगणना से? इसके पहले एक पत्रकार पूछे कि जातीय जनगणना से जो है क्या होगा कि समाज में भेदभाव फैलेगा, मतलब अलग अलग जाति के लोग आपस में नफरत करेंगे और इसलिए जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। और ये बताइए, तो हम उनको जवाब दे दिए कि अगर शरीर में कहीं पर आपको बीमारी हो जाए तो आप उसका जांच नहीं करवाइएगा कि शरीर, आपको लोग कहेगा कि शरीर में बीमारी है। मतलब जाति के आधार पे अगर शोषण हुआ है तो जाति के आधार पे जो है उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। अब इस समय अगर सारे लोगों को आरक्षण देना है तो 100% आरक्षित कर दे, जातीय जनगणना करा के जिसका जितना है उतना दे दे। लेकिन ये लोगों को मेन चीज़ मंशा क्या है? मंशा यह है कि आरक्षण को वास्तविक रूप से डाइल्यूट करना है। अब आप सोचिए, अगर रेलवे प्राइवेट हो जाएगा तो उसमें आरक्षण खत्म हो गया। तो डॉक्यूमेंट्स में तो आरक्षण है कहने के लिए, लेकिन जब नौकरी नहीं बचेगा तो उस आरक्षण का क्या करेंगे? जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसको प्राइवेट किया जा रहा है। और जब यूनिवर्सिटी ही प्राइवेट हो जाएगा तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो आरक्षण रहता नहीं है, तो फिर बताइए उस आरक्षण को कहाँ लागू करेंगे आप? तो इसलिए सरकार का मंशा है वो 27% और जो 52% आरक्षण ये सब मिला है टोटल SC ST OBC को, इसको ख़त्म किया जाए। और ख़त्म करने के बाद वो जो मनुस्मृति के आधार पे देश को चलाना चाहते हैं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।